हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभा क्लासेस। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो केवीएस एनवीएस का पीवाईक्यू था पहले का, वो कैसा आया है और हिंदी में आपको क्या पढ़ के जाना है और किस लेवल का आपको इसके ऊपर से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो अभी तक का क्वेश्चन कहाँ तक का है और उसके ऊपर आपको क्या पढ़ के जाना है वहाँ पे देखेंगे। और इसको देखने के बाद आपको 31-30 हिंदी में मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी से हैं। तो आइए देखते हैं पहले पेपर पैटर्न, फिर समझते हैं हिंदी के पीवाईक्यूज के टॉपिक्स और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे हिंदी के टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं पहले के पेपर में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए, सबसे पहले जो आपका टीयर 1 का पेपर है उसमें आपका जनरल रीजनिंग है पार्ट 1, पार्ट 2 आपका न्यूमेरिक एबिलिटी है, पार्ट 3 आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है। सेम थिंग जो आपने ये हमारे आईसीटी में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद पार्ट 4 आपका जनरल नॉलेज या आप करेंट अफेयर्स का कह सकते हैं। फिर आपका पार्ट 5 इंग्लिश लैंग्वेज है और पार्ट 6 जो आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, इसी में आपको हिंदी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आपका जो मेन पार्ट है लैंग्वेज को छोड़ के, यानी जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी आपके जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी और आपका जनरल नॉलेज, इन सब में आपको 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है आपका वो 3 मार्क्स का है, तो आपका 60 मार्क्स टोटल है हर सब्जेक्ट का। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी अगर देखेंगे तो ये 10 क्वेश्चंस हैं और 30 मार्क्स के हैं। तो जैसा ये हमारे इसमें था कि आपको इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पाने थे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। केवीएस एनवीएस में आपका हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है सॉरी, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें आपको मेरिट लिस्ट में आपको ये ले जाने में ये आपको मदद करेगा। तो ये क्वालिफाइंग नहीं है, बल्कि आपका मेरिट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको एक पैटर्न जानना है, अगर आपको एक तरीका जानना है जिससे को आप किस तरीके से पेपर को तैयार करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश जो इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा टाइम है। ठीक है, ये हमारे इसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता था, यहाँ सिर्फ 2 आवर्स है और 2 आवर्स में आपको OMR शीट भी भरनी है। तो हमें पता है अगर आप बहुत जल्दी करें तब भी 10-15 मिनट में आप चेक और रीचेक करते वक्त आपका OMRS में लग जाता है, अरे सॉरी, OMR शीट भरने में लग जाता है। EMRS में आपको भी लगा होगा टाइम इतना। तो अब आपको हिंदी और इंग्लिश इस तरीके से पढ़ के जाना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही हाँ या ना पे टिक कर पाए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के बाद आपको आईसीटी तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी इजी ही आएंगे। और उसके बाद आपको जनरल रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए। जब आपका ये चारों टॉपिक तैयार हो जाए तो लास्ट में आप न्यूमेरिक एबिलिटी और सबसे लास्ट में अपने जनरल नॉलेज पार्ट को रखिए, जिसमें आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए और बाकी जो जनरल नॉलेज पहले पीवाईक्यूज उठा के देखिए जनरल नॉलेज के भी, कि किन किन टॉपिक्स पे ये ज़्यादा फोकस करते थे। जैसे कि एमआरएस के आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने टीजीटी पीजीटी का पेपर सॉल्व कराया है और मैंने वहाँ पे करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश को भी सॉल्व कराया है। तो आपने करंट अफेयर्स में वहाँ पे देखा होगा उन्होंने इंटरनेशनल जो इंडेसेस निकालते हैं, जैसे IMF का और जैसे UNDP का, UNEP का, FATF का, तो वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन लिया है। और अगर नेशनल न्यूज़ में पूछा जाए तो उन्होंने करंट अफेयर्स में आपका जो आपका करंट इंडिया का साहित्य अकेडमी अवार्ड है, जो आपके नेशनल अवार्ड्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिया था। तो वो वहाँ का एक कॉमन पॉइंट था। वैसे ही आप प्रीवियस ईयर पेपर केवीएस का लीजिए और वहाँ से आप अपने जनरल नॉलेज को देखिए कि कहाँ से वो लोग मेन एरिया पे टॉपिक उठाते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा जनरल नॉलेज पढ़ने जाएंगे तो बहुत वास्ट एरिया है, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो आप पहले अपनी लैंग्वेज को मजबूत करिए, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग एंड आईसीटी, और फिर अपना न्यूमेरिक एबिलिटी और जनरल नॉलेज। जिनका मैथ्स अच्छा है वो अपना न्यूमेरिक एबिलिटी भी साथ में तैयार करते हुए चल सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका पेपर 2 है, वहाँ पे 0.25 ही माइनस मार्किंग है और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको 2.5 घंटा मिलेगा और वहाँ पे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतना ही टोटल मार्क्स भी है।
ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 3 मार्क्स वाला। खैर ये बात की बात है, पहले आपको टियर 1 पास होना है। आइए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा हिंदी का सिलेबस। अब हिंदी तैयार करने से पहले, पीवाईक्यू देखने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए कुछ तो आपके EMRS वाले टॉपिक ही हैं जिन्होंने दिया है, और जिन्होंने नहीं भी दिया है वो पहले से उन्हें पता है कि ये जो टॉपिक्स हैं वो हर ही कॉमन एग्जाम में आते हैं, सीटेट में भी आया था। तो उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, विराम चिन्ह, मुहावरे, कहावत, संधि और समास, और पठन कौशल में आपका गद्यांश पद्यांश। देखिए गद्यांश पद्यांश एक एक्स्ट्रा नंबर आपको देने के लिए अगर आता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन और लिंग, ये आपका बचपन वाला पार्ट है जो आप सभी ने हिंदी में पढ़ा है क्लास 9-10 तक। तो ये आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, एक बार अपना गो थ्रू करना पड़ेगा। पर मेन क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में इन्हीं सारे टॉपिक से आए, ठीक है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अपना वाक्य विश्लेषण देखना है, शब्द सामर्थ्य देखना है। और केवीएस के बारे में एक चीज़ और है जो मुझे अब पहले के बच्चों से पता लगी है कि जो चीज़ें आप नहीं पढ़ के जाते, यानी जो टॉपिक्स इन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, ये वहाँ से भी क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर आप हिंदी में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें या पीवाईक्यू के बेसिस पे पढ़ना चाहें तो आप वाच्य पढ़ सकते हैं, और 1-2 टॉपिक और भी हम आगे पढ़ेंगे तो उस हिसाब से मैं आगे बताते चलूँगी। अब हम पढ़ेंगे आपके पीवाईक्यूज, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन किन टॉपिक से केवीएस ने पहले के ईयर के पेपर में लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस के नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ये मैंने कटआउट्स लिए हैं कई कई जगह से, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपसे विलोम शब्द पूछा है, विपरीतार्थक। स्वाधीन का विलोम क्या होगा और श्वेत का विलोम क्या होगा। अब देखिए आप यहाँ पे दो आंसर्स में फंस सकते हैं। आंसर देने से पहले पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब यही है कि आप हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए। अब यहाँ देखिए आपको जो 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखिए कि जो क्वेश्चन पूछा है वो तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, और उस हिसाब से अपना आंसर ऑप्शंस में चुनिएगा, ठीक है। तो पहले 20-21 प्रश्न में विलोम बताइए, और 22 से 24 प्रश्न में आपको बताना है संधि विच्छेद, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन संधि विच्छेद का है वो पूछा है कि दिक् और दर्शक मिला के कौन सा वर्ड बनेगा। दिक् और दर्शक मिला के कौन सा शब्द बनेगा। अपना अपना नंबर आप लोग लिखते रहिएगा। होप सो आप सभी ने अपना आंसर लिख लिया होगा या अपने माइंड में बना लिया होगा। ये देखते हैं आंसर। देखिए स्वाधीन का पराधीन होगा। स्वाधीन का गुलाम नहीं होता, परतंत्र नहीं होता, अधीन भी नहीं होता, ठीक है, पराधीन होता है, ठीक है। स्वाधीन, पराधीन। स्वाधीन यानी खुद के भरोसे रहना, पराधीन यानी दूसरों के भरोसे रहना। श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। अगर सफ़ेद पूछता तो आप उसका विलोम काला लगाते, ठीक है, तद्भव। लेकिन क्योंकि यहाँ पे श्वेत पूछा है तो आप इसका विलोम श्याम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? श्याम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिक् और दर्शक। आप जब क्वेश्चन ये अभी सॉल्व करेंगे संधि विच्छेद का, आगे भी अभी क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो संधि विच्छेद है उसमें मोस्ट कॉमनली व्यंजन संधि सबसे ज़्यादा पूछी गई है। मैंने जो EMRS का पेपर सॉल्व कराया था हिंदी का, जिनका रीजनल हिंदी था या जिनका कॉमन जनरल पेपर हिंदी था, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा प्रश्न व्यंजन संधि से आया था। तो अब आपको पीवाईक्यू से ये पता लग रहा है कि संधि में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि है वो है व्यंजन संधि, जो कि बच्चे छोड़ के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे नियम होते हैं याद करने के। तो एग्जामिनर भी आपका बहुत चालाक है, वो भी वहीं से बनाता है क्वेश्चन जहाँ से उसे लगता है कि लोग नहीं पढ़ के जाते, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है और पीवाईक्यू के बेसिस पे पढ़ना है, पैटर्न के बेसिस पे पढ़ना है। तो दिक् और दर्शक मिला के दिग्दर्शक होगा, और ये आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। क जो है अपने थर्ड, जो तीसरे नंबर का व्यंजन है अपने लाइन का, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क का ग हो जाता है, ठीक है, आधे क का
ग हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, दिग्दर्शक। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका ये हमारे इसमें पूछा था इस बार, उसमें था वाक जाल, और वाक जाल का संधि विच्छेद आपका पूछा था, जो कि वाग धन जाल होगा, जिसमें ग जो है वो आधा ग होगा, ठीक है, और फिर वो वाक जाल में कन्वर्ट हो जाएगा। वाक धन जाल होगा क, और वो फिर वाग जाल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी क में वहां पे भी था वाक धन जाल, और वो वाग जाल में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगेन आपसे चलिए बता देती हूँ आपको कि व्यंजन संधि ही पूछा है, उल्लास और उद्धत भी व्यंजन संधि ही आई है। तो देखिए तीनों ही प्रश्न आपको, इसीलिए आपको PYQ लगाना है, आपको पता चले कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और कैसा आ रहा है। तो उल्लास का क्या होगा और उद्धत का क्या होगा, आंसर दीजिए। इसके बाद अब रिक्त स्थान में लिखना है आपको शब्द, ये आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको कोशिश करिएगा कि बिल्कुल भी छोड़कर मत आइएगा, जो आपको मोस्ट कॉमनली लगे वहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। बाकी जगह क्योंकि 0.33 माइनस मार्किंग है, थोड़ा आप बचिएगा, पर जहाँ लगे कि आप दो ऑप्शन में रिक्त स्थान वाले में कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पे फिलअप करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन करके आने की कोशिश करिएगा। अब देखिए ये है, किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश लगा। अब डैश लगा में क्या होगा, गरजने लगा, धाएं धाएं करने लगा, धड़कने लगा, या झंझनाने लगा। अब दिल आपका क्या करता है वही भरिएगा। आम्र मंजरी देखकर कोयल डैश लगी, रंभाने लगी, बोलने लगी, चहकने लगी, कूकने लगी। इसके बाद गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ मिमिया रही हैं, हिनहिना रही हैं, दहाड़ रही हैं, या भिनभिना रही हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये भी देखना है कि चहकता कौन है, कूकता कौन है, रंभाता कौन है और बोलता कौन है। यही तो मतलब होता है PYQ लगाने का, कि जो चार ऑप्शंस दिए हैं वो अगला कौन सा चार क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको वो भी यहीं से पढ़ के जाना होता है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और यहीं से फिर क्वेश्चन बनता भी है, आपने देखा होगा। आइए देखते हैं आंसर। अब देखिए आप लोग अपना आंसर मिलाइए। उल्लास में होगा उत धन लास। अब ये जो उत का आधा त है, ये ल के साथ जब भी मिलता है तो ये व्यंजन संधि का रूल है कि ये आधा ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये उल्लास हो जाएगा उत धन लास। फिर आते हैं उद्धत पे। उद्धत में क्या है, उत धन हत, ये भी व्यंजन संधि का रूल है, ये उद्धत में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है, ऐसे ही उद्घाटन भी एक शब्द होता है। अब ये वीडियो जब आपकी खत्म हो जाए तो जो उद्धत उद्घाटन जैसे शब्द हैं वो उन सब का देखिएगा कि संधि विच्छेद कैसे होता है। अब देखिए 25 से 27 वाले क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं और समझते चलते हैं कि ये सब कौन करता है, ठीक है। किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा, ठीक है। अब गरजता कौन है, बादल, ठीक है। धाए धाए करना वहां पे यूज होगा जहाँ पे कुछ किसी और बड़ी चीज की बात हो रही हो, ठीक है। अब आम्र मंजरी देखकर कोयल क्या करती है, कूकने लगी, ठीक है, कूकती है कोयल, कू कू। चहकती कौन है, चिड़िया चहकती है। बोलते हैं नॉर्मल लोग, जो मनुष्यों की बात हो। अब आपसे क्वेश्चन मेन पूछाएगा कि रंभाता कौन है। रंभाने का मतलब क्या होता है, अगली बार क्वेश्चन हो सकता है रंभाने से पूछे। तो देखिए रंभाने का मतलब होता है जो गाय भैंस जो होती है ना, उनको रंभाना कहते हैं। जो गायों का, जो भैंसों का, जो उनके बछड़ों का जो आवाज होता है उसको रंभाना कहते हैं। तो अगर यहाँ पे कोयल के बजाय कुछ और आता और कोई और प्रश्न होता तो आप उस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि रंभाने या रंभाना किसको बोलते हैं। इसके बाद गंदगी का ढेर देखकर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। मक्खियाँ क्या कर रही थी, ढेर पर भिन भिना रही थी। दहाड़ता शेर है, इनिनाता घोड़ा है, मिमियाता कौन है, ये आप बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको समानार्थक शब्द बताना है। पहला है विप्र, ठीक है, और दूसरा है आविर्भाव, ठीक है। अब यहाँ से आप विप्र का जो भी समानार्थक शब्द बनाएंगे उसका फिर जितना भी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है वो आगे जाके देखिएगा। अब ये बहुत सारे होते हैं, पर जो मेन PYQs में आते हैं, जो पहले के प्रश्नों में आते हैं, वैसे वीडियोस और वैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाइएगा। ये देखते हैं आंसर।
विप्र का देखिए मतलब होता है ब्राह्मण, विप्र का मतलब होता है पुरोहित, विप्र का मतलब होता है कोई जो विद्वान हो उसको बोलते हैं विप्र। ठीक है। आविर्भाव की मतलब होती है उत्पत्ति, और आविर्भाव का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी किसी नई चीज़ का जो अगर उद्गम हो रहा है, किसी नई चीज़ का जन्म हो रहा है तो उसको आविर्भाव कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखिए, यहाँ पे प्रश्न 18-19 में आपको विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। सबसे पहला आपका शब्द है अनुरक्ति। पहला शब्द है अनुरक्ति। आपको बताना आसक्ति, उक्ति, विरक्ति या विज्ञप्ति। यहाँ पे तो देखिए आपके आंसर्स ऑप्शन इजी पूछे हैं, पर अभी जो नया पैटर्न बन रहा है पेपर का, आप वहाँ पे ये सोच सकते हैं कि आपको बहुत पास पास के ऑप्शन देगा जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता कि विलोम का विलोम क्या होता है, तो अभी जब वीडियो खत्म होगा तो आप विलोम का विलोम पढ़ के जाइएगा। जैसे ये हमारे इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो लोग व्याकरण के विद्वान होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उसको तो रट के जाइएगा। ठीक है, विलोम का विलोम क्या है, पर्यायवाची का पर्यायवाची क्या होता है, थोड़ा दिमाग दौड़ा के ये सब भी पढ़ के जाइएगा। अब जैसे वहाँ पे अनुलोम का क्वेश्चन पूछा था, बोला था प्रतिलोम होता है, सुलोम होता है या क्या होता है, तो वहाँ पे बहुत पास पास के अब ऑप्शंस मिलने के आपको आसार हो सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा अपने पास। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में सारे आंसर एक साथ डिक्लेयर करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे बताना है आंखें बिछाना, छाती पीटना, तलवा सहलाना। तो आंखें बिछाना, छाती पीटना या तलवा सहलाना ये तीनों ही इजी हैं। ठीक है, बताइए क्या होता है इसका मतलब। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको लोकोक्तियों के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहला है हाथ कंगन को आरसी का क्या मतलब होता है। बूढ़ी को आडंबर की जरूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, या बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देसी मुर्गी विलायती बोल, इसका क्या मतलब होता है। इसमें देखिए आंसर काफ़ी एक जैसा दिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। उम्मीद से बढ़कर बेमेल बातों का मेल, अनोखी चीज़ देखना या कम कीमत में अच्छी वस्तु। इसके बाद है एक तो करेला दूजे नींद चढ़ा, आगे ने हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। दीजिए इसका आंसर, आइए समझते हैं आंसर। सबसे पहले है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द होता है विरक्ति। ठीक है, किसी से बहुत अनुराग होना, प्रेम होना, फिर विरक्ति यानी त्याग करना। ठीक है, स्वप्न मतलब आप खोए हुए हैं, और जागरण मतलब आप जागे हुए हैं, वो बात अलग है। बहुत लोग जागते हुए भी स्वप्न देखते हैं, तो उठ जाइए। स्वप्न का मतलब क्या होता है? जागरण। इसके बाद आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का मतलब होता है किसी की बाट जोना, किसी का इंतजार करना। फिर होता है छाती पीटना। छाती पीटने का मतलब क्या होता है? विलाप करना, न तो हार मानना, न तो चुनौती देना, न तो ललकारना। छाती पीटना मतलब विलाप करना, छाती पीटना मतलब दुखी होना। तलवा सहलाने का क्या मतलब होता है? किसी की खुशामद करना, किसी को खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करना। ठीक है, इसके बाद है हाथ कंगन को आरसी क्या का क्या मतलब है? पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद देशी मुर्गी विलायती बोल का मतलब क्या है? बेमेल बातों का मेल। क्या होगा? बेमेल बातों का मेल। फिर है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा का मतलब बुरे के साथ और बुरे का मेल। ठीक है, गंदे के साथ और गंदे का मेल। चलते हैं आगे। तो आप नोट करते जाइएगा अपना नंबर, और नोट करते जाइएगा टॉपिक्स जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हालांकि आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है, अब देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प आ गया। ठीक है, हमने सिलेबस में पढ़ा है। शुद्ध वर्तनी वाला बताइए। अभिव्यक्ति 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 अभिव्यक्ति, इसमें से कौन सा सही है? और क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको अवशिष्ट का बताना है। ठीक है, छोटा श होगा, बड़ा श होगा, या षटकोण वाला श होगा। ठीक है, और मात्रा कौन सी होगी। इसके बाद वाक्य खंड के कुछ एक शब्द में व्यक्त करना है, यानी एक तो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द,
एक होता है खंडों को बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं, पृष्ठमंच, नाट्य स्थल, दर्शक दीर्घा या नेपथ्य। जहाँ पे हीरो हीरोइन तैयार होते हैं ना, जहाँ पे लोग तैयार होते हैं, ठीक है, अपने आप को तैयार करते हैं कि अब बस मैं आगे चल के बोलूँगा स्टेज पे जाने से पहले, उसको क्या बोलते हैं। फिर जिसके सिर पर चंद्रमा हो उन्हें क्या बोलते हैं, और फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं, अस्त्र, शस्त्र, प्रक्लेदित या प्रक्षिप्त। ठीक है, बताइए, देखते हैं आंसर। ये देखिए, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अभिव्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति लिखने सबको आता ही है, अभी यहाँ पे उपसर्ग की तरह यूज हुआ है, तो क्या है, अभिव्यक्ति। अब देखिए यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि अभी जो 14 दिसंबर 2025 को EMRS TGT का एग्जाम हुआ था बायोलॉजी का, वहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा था। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि EMRS का KVS में, KVS का NBS में, NBS का फिर आगे किसी एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे जो सेंट्रल एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, इवन UGC के, नेट के, जो भी जनरल पेपर बनता है अपना इंग्लिश हिंदी का, उन सब के क्वेश्चंस आपस में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप PYQs पढ़ के जाएं अपने पेपर का, खास और दूसरों के भी सब्जेक्ट्स का, दूसरे भी एग्ज़ाम्स का जो सेम सब्जेक्ट पूछते हैं उसका भी पढ़ेंगे तो आपको उससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है। इसके बाद अवशिष्ट कैसे लिखा जाता है, श, और उसके बाद षटकोण श, और उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा। इसके बाद रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है वैसे। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। क्वेश्चन घुमा दे तो इसका पर्यायवाची चंद्रशेखर, किसके सिर पर चंद्रमा होता है, शंकर जी के। इसके बाद फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, जो पहले दानव और देवता एक दूसरे पे यूज़ करते थे, और अभी हम शस्त्रों का यूज़ करते हैं जो एक जगह खड़े होकर फेंकते हैं। तो हो सकता है अगली बार शस्त्र के बारे में पूछ ले, तो आपका यही काम है कि आप चारों जो आपके ऑप्शन है, प्रक्षिप्त का मतलब क्या होता है और प्रक्लेदित का मतलब क्या होता है, इसे भी पढ़ के जाएं, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका मुहावरा पूछा है। अब यहाँ पे मुहावरा इजी है, 9 2 11 होना, गिनती करना, भाग जाना, हार जाना या उड़ जाना, लाल पीला होना, क्रोध करना, विरोध करना, काम बिगाड़ देना या रंग बदलना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकोक्ति का मतलब बताना है, नीम हकीम खतरा जान। अब देखिए लोकोक्तियों में से हमें क्या सीखना है कि जो लोकोक्ति या कहावतें पूछी हैं वो मॉडर्न टाइम का नहीं पूछ रहा है, काफ़ी पीछे का पूछ रहा है लोकोक्ति और कहावत। तो कोशिश करिएगा UP PCS में और जगहों पर जहाँ पे लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं वहाँ सबके PYQs उठाइएगा और वहाँ से आंसर करिएगा। ये देखते हैं आंसर। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना किसी काम को छोड़ के, ठीक है। लाल पीला होने का मतलब होता है क्रोध करना, और नीम हकीम खतरा जान का आंसर होगा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। आइए, अब ये हमने देखे हैं यहाँ पे कम से कम 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़े हैं, और आइए अब देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के टॉपिक्स क्या थे और हमारा पढ़ना कहाँ तक सफल रहेगा PYQ। तो देखिए सिलेबस में यहाँ पे अभी तक हमने जो 2-3 साल का पेपर पढ़ा है, वहाँ पे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि और समास मोस्ट रिपीटेड है। इसके साथ साथ आपने विराम चिन्हों का पहचान और आभूषण ये देशी विदेशी शब्द भी पूछा था, ठीक है। अब हम आगे और देखेंगे कि उपसर्ग प्रत्यय और इन सारी चीज़ों में से ज़्यादा पूछा है या इससे PYQ ज़्यादा पूछा है, और अगर वो 2 स्टेप आगे जाके इस बार पैटर्न चेंज होने पे पूछेंगे क्वेश्चन, तो वो कैसा पूछेंगे वो आपको PYQs के थ्रू पता चल रहा है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी हम अभी और PYQs दूसरे ईयर्स का करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।